नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम लोग का आज का क्वेश्चन है व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है 5 अंक में बराबर ही पूछा जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन रहता है कि किरचॉफ्स का नियम क्या है तथा व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था को प्रमाणित करे, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज का डिटेल देखते हैं। सबसे पहले समझिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। देखिए, यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें 4 प्रतिरोध जुड़ा होता है, जिसमें से 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात तथा 1 प्रतिरोध का मान अज्ञात होता है। ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया जाता है। मतलब फिर से समझिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में कुल 4 प्रतिरोध जुड़ा होता है, जिसमें से 3 प्रतिरोध का वैल्यू पता होता है और 1 प्रतिरोध का वैल्यू पता नहीं होता है। तो जिसका वैल्यू पता है उसकी सहायता से जिसका वैल्यू पता नहीं है उसको ज्ञात कर लिया जाता है, मतलब मालूम कर लिया जाता है। तो चलिए हम लोग पहले इसका डिफिनेशन लिखते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग लाइन डालेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें 4 प्रतिरोध जुड़ा होता है। 4 प्रतिरोध जुड़ा होता है, जिसमें से 3 प्रतिरोध का मान 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात तथा 1 प्रतिरोध का मान अज्ञात होता है। ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ये रहा व्हीटस्टोन ब्रिज का डिफिनेशन। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? यह एक ऐसा यंत्र है जिसमें 4 प्रतिरोध जुड़ा होता है, जिसमें से 3 प्रतिरोध का मान ज्ञात तथा 1 प्रतिरोध का मान अज्ञात होता है। ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया जाता है। ये इसका डेफिनेशन है। अब है सिद्धांत कि भाई ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अर्थात प्रिंसिपल। यह किरचॉफ्स के नियम पर कार्य करता है। लिखते हैं, यह किरचॉफ्स के नियम पर कार्य करता है। यह किरचॉफ्स के नियम पर कार्य करता है। अब आता है बनावट।
तो वीडियो को रोक कर पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर बनावट की चर्चा करते हैं। चलिए, हो गया। अब हम लोग बनावट लिखते हैं। चलिए, आप लोग हेडिंग लाइन डालिए, बनावट। बनावट देखिए, व्हीटस्टोन ब्रिज में 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज के 4 भुजा के रूप में होता है। मतलब लगभग कुछ इस प्रकार का होता है। एक प्रतिरोध हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, यह चौथा हुआ। 4 प्रतिरोध है। एक का नाम R1, R2, R3 और R4 है। इसके आमने सामने को अगर हम कोना को कोना से मिलाए तो ये विकर्ण कहलाता है। तो इसके एक विकर्ण में धारा मापी जुड़ा होता है, यानी गैल्वेनोमीटर, ठीक है। और दूसरे विकर्ण से सेल जुड़ा होता है, सेल। दूसरे विकर्ण से सेल जुड़ा होता है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। और इसमें विशेष अब कुछ नहीं होता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें एक स्विच लगाएंगे तो करंट का प्रवाह होगा I, लेकिन यहां से 2 तार है तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा। तो मान लीजिए इसमें I1 करंट का प्रवाह हुआ और इसमें I2 करंट का प्रवाह हुआ। अब सुनो, यह बिंदु का नाम A है, B है, C है एंड D है। देखिए, अब यहां जाएगा तो कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ करंट इसमें जाएगा, यहां से भी कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, ऐसा ही होगा। लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज जब संतुलन की अवस्था में कहलाता है तो उस स्थिति में इसमें करंट का प्रवाह नहीं होता है। अब प्रश्न आता है कि इसमें करंट का प्रवाह कैसे नहीं होगा? यहां जाएगा करंट तो इसमें तो हर हाल में जाएगा। तो सुनिए, यह एक तार है और इसमें करंट का फ्लो तभी होगा जब मान लो कि इधर वोल्टेज ज्यादा है और इधर वोल्टेज कम है। अगर इधर कम रहेगा, इधर ज्यादा रहेगा तो करंट का प्रवाह उधर से इधर होगा। लेकिन अगर दोनों तरफ वोल्टेज समान हो गया, अर्थात VA और VB बराबर हो गया, तो इसमें करंट का प्रवाह नहीं होगा। तो कोई भी तार में करंट का प्रवाह तब नहीं होता है जब दोनों सिरा पर वोल्टेज समान हो, और करंट का प्रवाह हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। फिर से समझिए, करंट का प्रवाह हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर होता है। अगर इस तार में वोल्टेज यहाँ ज्यादा है और इधर कम है तो करंट का प्रवाह इधर से इधर होगा, और इधर वोल्टेज ज्यादा उधर कम है तो करंट का प्रवाह इधर से इधर होगा। और अगर दोनों छोर में वोल्टेज समान है तो उस तार में करंट का प्रवाह नहीं होगा। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे समझते हैं। तो ये संतुलन की अवस्था तब कहलाएगा जब इसमें करंट का प्रवाह शून्य हो, ठीक है। यह गैल्वेनोमीटर में करंट का प्रवाह शून्य हो। जब गैल्वेनोमीटर में करंट का प्रवाह शून्य होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में कहलाता है, यानी B और D पर विभव समान होगा तो संतुलन की अवस्था में कहलाएगा। और जब संतुलन की अवस्था में नहीं होगा तो इसमें भी कुछ करंट जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, उसमें भी जाएगा। अब सुनिए, इधर I1 करंट आ रहा था, इधर गया नहीं, तो जो शेष बचा सब के सब इधर करंट गया होगा, मतलब इधर भी I1 होगा। इधर I2 आया, इधर करंट गया नहीं, तो जो करंट आया सब के सब इसमें प्रवाह हुआ, यानी इसमें भी I2 करंट का प्रवाह होगा। तो ये डायग्राम बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए, इसमें भाषा में क्या लिखेंगे? तो हम लोग भाषा में लिखेंगे कि व्हीटस्टोन ब्रिज में R1, R2, R3 तथा R4 4 प्रतिरोध होता है, जो समांतर चतुर्भुज के 4 भुजा के रूप में जुड़ा होता है, जिसके एक विकर्ण से धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण से सेल जुड़ा होता है। जब स्विच की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो I धारा का प्रवाह होता है, या फिर I जो है वो डिवाइड होता है, वो आगे के छोड़ देंगे। तो फिर से समझिए, हम लोग कह सकते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज में
चार प्रतिरोध R1, R2 तथा R1, R2, R3 तथा R4 होता है, जो समांतर चतुर्भुज के चार भुजा के रूप में जुड़ा होता है, जिसमें एक बीकन में धारा मापी तथा दूसरे बीकन से सेल जुड़ा होता है। एक बार फिर से समझ लीजिए। व्हीटस्टोन ब्रिज में चार प्रतिरोध R1, R2, R3 तथा R4 होता है, जो समांतर चतुर्भुज के चार भुजा के रूप में जुड़ा होता है, जिसके एक बीकन से धारा मापी तथा दूसरे बीकन से सेल जुड़ा होता है। जब स्विच की सहायता से विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो I धारा का प्रवाह होता है। तो चलिए हम लोग इसमें भाषा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में R1, R2, R3 तथा R4 चार प्रतिरोध होता है, जो समांतर चतुर्भुज के चार भुजा के रूप में जुड़ा होता है, जिसके एक विकर्ण से धारा मापी तथा दूसरे विकर्ण से सेल जुड़ा होता है। जब स्विच की सहायता से धारा का प्रवाह किया जाता है तो I धारा का प्रवाह होता है। I धारा का प्रवाह होता है। ये रहा बनावट का भाषा। अब क्रियाविधि में कुछ नहीं होता है, इसमें क्रियाविधि नहीं होता है, संतुलन की अवस्था होता है। तो देखो संतुलन की अवस्था क्या होगा, जब व्हीटस्टोन ब्रिज में लगे धारा मापी से धारा का प्रवाह शून्य होता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में कहलाता है। और जब संतुलन की अवस्था में होता है तो R1, R2 तथा R3 और R4 का अनुपात आपस में बराबर होता है। इस बात को हम सिद्ध करेंगे। तो चलिए आप लोग फटाफट वीडियो को रोककर इस बनावट पहले चित्र बनाइए, उसके बाद भाषा लिख लीजिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। चलिए हो गया है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब होगा संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था, देखिए संतुलन की अवस्था कब होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में कब कहलाता है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज में लगे धारा मापी से
धारा का प्रवाह शून्य होता है तो व्हिटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में कहलाता है। और जब व्हिटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है तो R1 तथा R2 का अनुपात R3 और R4 के अनुपात के बराबर होता है। और इस बात को हम सिद्ध भी करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं। लिखते हैं, जब व्हिटस्टोन ब्रिज जब व्हिटस्टोन ब्रिज में जुड़े धारा मापी से धारा का प्रवाह जीरो होता है तो व्हिटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में कहलाता है। संतुलन की अवस्था में कहलाता है। फिर पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखेंगे, जब व्हिटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में होता है। संतुलन की अवस्था में होता है तो R1 तथा R2 का अनुपात R3 तथा R4 के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात R1 और R2 का जो अनुपात होगा R3 और R4 के अनुपात के बराबर होगा। और ये आप लोगों को याद रखना और इसे हम सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए संतुलन की अवस्था में फटाफट लिखिए। चलिए लिख लिए हैं, तब हम इसको सिद्ध करते हैं। देखिए डायग्राम ये है और इस डायग्राम में इसमें धारा का प्रवाह शून्य हो रहा है। धारा का प्रवाह शून्य कोई भी तार में कब होता है? जब दोनों सिरा पर वोल्टेज समान हो। मतलब यहाँ जो है वह VB जो है वह VD के बराबर। ये बात आप लोगों को पता है, हम आपको बताए भी हैं। इसमें कुल 4 प्रतिरोध है। हम लोग बारी बारी से चलेंगे और करंट हमेशा हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाह होता है। मतलब इसमें इधर से इधर जा रहा है, मतलब यहाँ करंट वोल्टेज हाई है और यहाँ लो है। इसमें इधर से इधर आया, यहाँ हाई है यहाँ लो है। यहाँ से यहाँ करंट आ रहा है, मतलब यहाँ हाई है यहाँ लो है। करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, देखिए इसका मतलब यहाँ हाई वोल्टेज यहाँ लो वोल्टेज। तो बारी बारी से हम लोग चलेंगे। तो चलते हैं, पहले लिखते हैं 4 R1 रेजिस्टेंस यानी R1 प्रतिरोध के लिए। R1 प्रतिरोध के लिए तो R1 का एक सिरा का नाम है A और दूसरे सिरा का नाम B, मतलब बिंदु A और B के बीच विभवांतर। तो लिखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। PD का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, मतलब बिंदु A और B के बीच विभवांतर। जो बच्चे हिंदी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, बिंदु A और B के बीच विभवांतर। तो बिंदु A पर विभव हो जाएगा VA
करंट जब आगे बढ़ता है तो वोल्टेज घटता है, इसलिए माइनस का चिन्ह होगा। यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा, तो ओम के नियम से होता है V बराबर IR, यानी जहां पर प्रतिरोध है वहां पे वोल्टेज होता है IR, तो करंट है I1, प्रतिरोध R1, तो वोल्टेज हो जाएगा I1 R1, ये हो जाएगा I1 R1। फिर पहुंच जाएंगे B पर, तो बराबर हो जाएगा VB। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, VB को इधर लाइए तो हो जाएगा VA, VB प्लस में इधर आएगा माइनस में, और ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसको मानेंगे समीकरण 1। अब हम चलेंगे R2 प्रतिरोध के लिए, तो लिखते हैं for R2 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस का एक सिरा B और दूसरा C है, तो यहां हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट B एंड C, B एंड C, तो बिंदु A और B के बीच विभवांतर, तो बिंदु B पर हो जाएगा VB माइनस करंट है I1, प्रतिरोध है R2, बराबर में VC, VC को इधर लाइए तो VB माइनस VC इज इक्वल टू I1 R2, इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग चलेंगे R3 रेजिस्टेंस के लिए, लिखते हैं फॉर R3 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी R3 प्रतिरोध के लिए, तो यहां हो जाएगा VA माइनस VD, सॉरी VA माइनस करंट I2 और प्रतिरोध R3, तो ओम के नियम से IR होता है, तो यानी I2 R3 पहुंच जाएंगे D पर, तो VD, VD प्लस में इधर आएगा माइनस में, तो VA माइनस VD बराबर में I2 R3। चूंकि यहाँ देखिए VB और VD बराबर है, तो जहां VD है वहां पे VB लिख सकते हैं, चूंकि बराबर है, तो यहाँ लिखते हैं VA माइनस VB बराबर I2 R3, समीकरण हो गया 3। अब हम लोग चलेंगे R4 प्रतिरोध के लिए, तो लिखते हैं फॉर R4 रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस यानी R4 प्रतिरोध के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, अब कौन है, तो D और C, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट D एंड C, यानी बिंदु D और C के बीच विभवांतर, तो बिंदु D पर हो जाएगा VD माइनस करंट है I2 और प्रतिरोध R4, बराबर में VC, VC को इधर लाइए तो VD माइनस VC बराबर I2 R4। अब चूंकि D और B बराबर है तो VD के जगह पे VB लिख सकते हैं, VD के जगह पे VB, तो VB माइनस VC बराबर में I2 R4, समीकरण हो जाएगा 4। फिर से समझिए, VD के जगह पे VB कैसे लिख लिए, क्योंकि VB और VD बराबर है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा तो समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 3 को देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड भी बराबर, और समीकरण 2 को देखिए और 4 को देखिए, दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड बराबर। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, समीकरण 1 और 3 से दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड बराबर होगा, तो लेफ्ट हैंड हो गया VA माइनस VB, इसका भी VA माइनस VB, तो राइट हैंड बराबर होगा, मतलब I1 R1 जो है वो बराबर होगा I2 R3 के। अब देखिए I2 को बैक लाइए, इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा I1, गुना में है तो आएगा भाग में, और ये गुना में तो उधर जाएगा भाग में, मतलब R3 R1 हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा 5। अब हम चलेंगे समीकरण 2 और 4 से, लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, समीकरण 2 और 3 से, तो समीकरण 2 और 3 दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है, 2 और 4 दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर, तो राइट हैंड भी बराबर होगा, तो इसका राइट हैंड है I1 R2 बराबर इधर है I2 R4, यहाँ I2 को बैक लाइए, गुना में है तो भाग में आएगा, तो I1 I2 बराबर ये है R4, और ये गुना में इधर आएगा तो भाग में,
समीकरण हो जाएगा 6। समीकरण 5 और 6 को गौर कीजिएगा तो दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है तो राइट हैंड भी बराबर होगा, आंसर ही आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। चाहे इसको इरेज करते हैं, आप लोग इसका डायग्राम तो बना ही चुके हैं और इसको लिखना है तो हम इसको इरेज करते हैं डायग्राम को, जो नहीं बनाए वो बना लेंगे। अब देखिए लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 and 6 समीकरण 5 और 6 से दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर तो राइट हैंड भी बराबर होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा R3/R1 बराबर उधर है R4/R2। अब इसको पलटिए तो R1/R3 हो जाएगा, ये भी पलटेगा R2/R4 हो जाएगा। क्रॉस एक्सचेंज कीजिए तो ये हो जाएगा R1/R2, ये हो जाएगा ऊपर यानी R3/R4। और हमें यही सिद्ध भी करना था। और ये जब भी पूछा जाता है 5 अंक में पूछा जाता है। प्रश्न आता है कि सर इतना बड़ा 5 अंक में पूछेगा, तो क्या है कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्णन के लिए बोलेगा तो ऐसे क्वेश्चन रहेगा कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है तथा इसके सिद्धांत को लिखे और इसकी संतुलन की अवस्था को प्राप्त करिए या संतुलन की अवस्था को लिखे। और तो उसमें आपको संतुलन की अवस्था तक लिखना है। लेकिन कभी कभी रहेगा कि किरचॉफ्स के नियम को लिखे और किरचॉफ्स के नियम से व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था को प्राप्त करे, तो उस स्थिति में किरचॉफ्स का नियम लिखना है। और ये जो प्रूफ किए हैं वो प्रूफ करना है, डायग्राम बना के सेम डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये पूछता आसान है, कुछ नहीं 1 से 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा हो जाएगा। ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आसान है, ठीक है। तो आप लोग इसको बढ़िया से प्रूफ करेंगे। पहले तो इसको नोट कीजिए, वीडियो को रोक कर इसे नोट कीजिए। चलिए इसको नोट कर लिए हैं तो नेक्स्ट आगे फिर आएंगे अगले क्लास में। 8 तक हो चुका है, 9 10 को बताएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव को लेकर आएंगे। कम से कम 100 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर हम जो है सो लॉन्ग टाइप को क्लियर करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा व्यू जाएगा उतना ही ज्यादा हमें भी मनोबल बढ़ेगा और ज्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाएंगे, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन सबको चूज करेंगे, ठीक है। और ज्यादा मेहनत करेंगे। तो आशा है कि आप लोगों को मेरा बात अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।